द टाइगर ऑफ मैसूर, एक इंट्रोडक्शन। टीपू सुल्तान साउथ इंडिया में मैसूर के एक बहुत ही पावरफुल राजा थे। वो 18वीं सेंचुरी के आखिर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अपनी बहादुरी और अडिग स्टैंड के लिए जाने जाते हैं। टीपू का जन्म 1750 में हैदर अली के घर हुआ था। हैदर अली एक मिलिट्री कमांडर थे जो आगे चलकर मैसूर के राजा बने। हैदर अली एक हुनरमंद सिपाही और एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने मैसूर आर्मी को मॉडर्न बनाया और अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने टीपू में आजादी की एक मजबूत भावना और अंग्रेजों के प्रति गहरा संदेह पैदा किया। टीपू ने अच्छी एजुकेशन हासिल की और कई भाषाओं में फर्राटेदार थे, जिनमें फारसी, अरबी, कन्नड़ और उर्दू शामिल हैं। उन्हें छोटी उम्र से ही मिलिट्री, स्ट्रेटेजी और युद्ध कला में ट्रेनिंग दी गई थी। टीपू ने बहुत जल्द खुद को एक काबिल मिलिट्री कमांडर साबित कर दिया। वो अपने पिता के साथ मराठों, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयों में शामिल हुए। इन शुरुआती तजुर्बों ने टीपू के नजरिए को आकार दिया, जिसमें अंग्रेजों को एक ऐसी ताकत के रूप में देखा गया जो भारतीय राज्यों की संप्रभुता के लिए खतरा थी। टीपू के साहस और युद्ध कौशल ने उन्हें दी टाइगर ऑफ मैसूर का खिताब दिलाया। वो युद्ध के मैदान में अपनी बहादुरी और अपनी रणनीतिक चतुराई के लिए जाने जाते थे। टीपू ने बाघ को अपने प्रतीक के रूप में अपनाया और इसे अपने राज्य के झंडे, सिक्कों और यहां तक कि अपने सिंहासन में भी शामिल किया। उनके शासनकाल ने भारत में ब्रिटिश विस्तार के खिलाफ प्रतिरोध के एक महत्वपूर्ण दौर को चिह्नित किया। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते खतरे की समझ थी। उन्होंने इस खतरे का मुकाबला करने के लिए गठबंधन बनाने की अहमियत को पहचाना। टीपू ने इस साझा दुश्मन के खिलाफ भारतीय शासकों को एकजुट करने की कोशिश की और भारत के बाहर से भी समर्थन मांगा। फ्रांस मैसूर के लिए एक स्वाभाविक सहयोगी के रूप में उभरा। फ्रांस और ब्रिटेन सत्ता के लिए एक वैश्विक संघर्ष में लगे हुए थे और भारत में उनके हित आपस में टकरा रहे थे। टीपू ने अपने फायदे के लिए इस प्रतिद्वंद्विता का इस्तेमाल करने का मौका देखा। उन्होंने फ्रांस के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उनसे सैन्य सहायता प्राप्त की। फ्रांसीसी अधिकारियों ने उनकी सेना को प्रशिक्षित किया और उन्हें आधुनिक हथियार मुहैया कराए। टीपू का शासनकाल अपने पड़ोसियों और अंग्रेजों के खिलाफ लगातार युद्धों से भरा रहा। उन्होंने जटिल और बदलते गठबंधनों की एक श्रृंखला में मराठों, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। टीपू की शुरुआती लड़ाइयों ने उनकी सैन्य कुशाग्रता और अपने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया। उन्होंने हमलों को सफलतापूर्वक विफल किया और मैसूर के क्षेत्र का विस्तार किया, जिससे उन्हें एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी के रूप में ख्याति मिली। 1767 और 1799 के बीच लड़े गए 4 युद्धों की एक श्रृंखला, एंग्लो मैसूर युद्ध, ने मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। ये युद्ध भयंकर लड़ाइयों, बदलते गठबंधनों और अंततः टीपू सुल्तान के दुखद पतन से चिह्नित थे। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध 1768 से 1760 तक मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने कुछ क्षेत्र हासिल कर लिया। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1785 तक मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। इस संधि ने टीपू को अपनी शक्ति बरकरार रखने की अनुमति दी और अंग्रेजों को एक निर्णायक जीत हासिल करने से रोक दिया। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक टीपू के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में अंग्रेजों ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ गठबंधन किया। यह गठबंधन टीपू के लिए बहुत शक्तिशाली साबित हुआ। परिणामी श्रीरंगपट्टनम की संधि ने टीपू को अपने आधे क्षेत्र को सौंपने और एक बड़ा हर्जाना देने के लिए मजबूर कर दिया। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में टीपू के शासनकाल के अंतिम अध्याय को चिह्नित करता है। अंग्रेज टीपू को हमेशा के लिए कुचलने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने उनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर बड़े पैमाने पर हमला किया। टीपू ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः 4 मई 1799 को युद्ध में हार गए और मारे गए। सेक्शन 4 टीपू दी रूलर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इनोवेशन। टीपू सुल्तान न केवल एक कुशल सैन्य कमांडर थे, बल्कि एक सक्षम प्रशासक और दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य को मजबूत बनाने और अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई सुधार लागू किए। टीपू विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रबल पक्षधर थे और उन्होंने अपने राज्य में कई नवाचार पेश किए।
टीपू ने एक शक्तिशाली राज्य के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था के महत्व को पहचाना। उन्होंने रेशम उत्पादन को प्रोत्साहित किया और मध्य पूर्व और यूरोप के देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। टीपू ने मैसूर के समुद्र तट की रक्षा और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत नौसेना भी बनाई। वह व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने के महत्व को समझते थे और समुद्र पर ब्रिटिश एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। टीपू ने एक नई कैलेंडर प्रणाली मलूदी लूनिसोलर कैलेंडर की शुरुआत की, जो अभी भी कर्नाटक में कुछ समुदायों द्वारा उपयोग की जाती है। उन्होंने भूमि और उसकी उत्पादकता के सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण के आधार पर एक नई भू राजस्व प्रणाली भी लागू की। टीपू के प्रशासनिक सुधारों का उद्देश्य अपने लोगों के लिए अधिक कुशल और न्याय संगत सरकार बनाना था। टीपू के नवाचार सेना तक फैले हुए थे। उन्हें मैसूर रॉकेट्स के विकास का श्रेय दिया जाता है, जो सैन्य रॉकेट आर्टिलरी का एक शक्तिशाली प्रारंभिक रूप था जिसने कई युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में टीपू की रुचि केवल युद्ध तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने तोपों, बंदूकों और गोला बारूद के उत्पादन के लिए कारखानों की स्थापना की, जिससे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर उनके राज्य की निर्भरता कम हो गई। सेक्शन 5 दी फाइनल स्टैंड लिगेसी ऑफ दी टाइगर। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु ने मैसूर साम्राज्य के लिए एक युग का अंत कर दिया। अपने बहादुर प्रयासों के बावजूद टीपू के राज्य को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया और एक समय का शक्तिशाली राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में एक रियासत बन गया। टीपू की मृत्यु भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति थी। वह उन कुछ भारतीय शासकों में से एक थे जिन्होंने ब्रिटिश विस्तार को लगातार चुनौती दी थी और विदेशी शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गए थे। टीपू की मौत से पूरे भारत में सदमे की लहर दौड़ गई और यह उन अन्य शासकों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य किया जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध करने की हिम्मत की। अपनी हार के बावजूद टीपू सुल्तान ने साहस, नवाचार और प्रतिरोध की विरासत छोड़ी। उन्हें भारत में एक राष्ट्रीय नायक के रूप में याद किया जाता है, जो उपनिवेशवाद और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है। टीपू के प्रशासनिक सुधारों, सैन्य नवाचारों और आर्थिक नीतियों ने मैसूर क्षेत्र पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। टीपू की कहानी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता के महत्व और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की याद दिलाती है। टीपू की विरासत क्षेत्रीय सीमाओं से परे है और पूरे भारत के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती है। सेक्शन 6 टीपू सुल्तान इन हिस्ट्री, अ लास्टिंग इंप्रेशन। इतिहास में टीपू सुल्तान का स्थान बहुत बहस का विषय है। ब्रिटिश इतिहासकार अक्सर उन्हें एक क्रूर अत्याचारी के रूप में चित्रित करते हैं, जो अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णु था। हालांकि भारतीय इतिहासकार उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी और एक दूरदर्शी शासक के रूप में देखते हैं, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। टीपू की धार्मिक नीतियां विशेष रूप से विवादास्पद रही हैं, जबकि उनके शासनकाल के दौरान जबरन धर्मांतरण और मंदिर विध्वंस के प्रमाण हैं। वहीं उनके द्वारा हिंदू मंदिरों के संरक्षण और उनकी सरकार में उच्च पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति के भी प्रमाण हैं। इन विवादों के बावजूद टीपू सुल्तान भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बने हुए हैं। वह एक कुशल सैन्य रणनीतिकार, एक अभिनव प्रशासक और अपनी मातृभूमि के कट्टर रक्षक थे। प्रौद्योगिकी के टीपू के उपयोग, उनके आर्थिक सुधारों और एक मजबूत और स्वतंत्र मैसूर के निर्माण के उनके प्रयासों ने उन्हें पूर्व औपनिवेशिक भारत के सबसे उल्लेखनीय शासकों में जगह दिलाई है। टीपू सुल्तान की कहानी उपनिवेशवाद की जटिल और अक्सर क्रूर प्रकृति और इसके द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध की याद दिलाती है। उनकी विरासत पर आज भी बहस और पुनर्व्याख्या की जाती है, लेकिन भारतीय इतिहास पर उनका प्रभाव और विदेशी शासन के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में उनकी भूमिका निर्विवाद है।